हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को आप सब ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग मिसिंग था, अब उसकी जगह मेंगियाओ आ चुका था। लेकिन वांगजी को अपने प्यार पर पूरा यकीन था कि उसका प्यार वेंग अभी भी ज़िंदा है। जियांग वैनिन दोबारा से लैनज़ेन को सिगरेट ऑफ़र करता है। इस बार लैन वांगजी एक सिगरेट उठा लेता है और स्मोक करने लगता है। वेंग के गायब होने के बाद वेंस का केस भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। किसी को भी इसका रीज़न नहीं पता था, बस डायरेक्ट ऑर्डर्स आए और केस बंद हो गया। तभी एक दिन एक केस आया जो डायरेक्टली वेंस से कनेक्टेड था। चाइना के मैरीटाइम बाउंड्री पर एक शिप में एक्सप्लोजन हुआ। जब इस केस की जांच हुई तो पता चला कि जब शिप वेंस के स्मगल किए गए सामान को वापस लेकर आ रही थी तब उसमें एक्सप्लोजन हो गया। और यहीं पर यह सब ख़त्म नहीं हुआ। वेन रोहान के बड़े बेटे वेन शू को किसी ने मार दिया था और उसकी बॉडी हुआंगपो रिवर में तैरती हुई मिली थी। जिस किसी ने भी ये काम किया था उसने बहुत बुरी तरह से वेन शू को मारा था। ये न्यूज़ सुनकर जियांग वैनियन बोला कि वेन शू के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। नी मिंगजुए ये सुनते ही जियांग चेंग से बोलता है कि जिसने भी ये किया उसे ये राइट बिल्कुल भी नहीं था। वेन शू ही मानव अंग के काम को ब्लैक मार्केट में करता था। मेंगियाओ लैनज़ेन से पूछता है कि सीनियर लैन, आपको क्या लगता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ? लान वांगजी का आंसर था नहीं, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं ये समझता हूँ कि मारने वाले ने ऐसा क्यों किया होगा। लान वांगजी को इस लाइन में काम करते हुए एक बात का तो रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हो गया था कि कभी कभी कुछ चीज़ों में लोगों के लिए लॉ कुछ भी नहीं कर पाता और वांगजी भी खुद को बहुत हेल्पलेस फील करता था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद निये मिंगजुए वांगजी और जियांग चेंग के साथ फोरेंसिक्स रूम की तरफ जाने लगता है जहां लैन शिचेन उन सब का वेट कर रहा था। लैन शिचेन उन तीनों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो उन सबको वेंशु की बॉडी को दिखाता है और कहता है कि वेंशु साइनाइड से मारा गया था। निये मिंगजुए यह देखकर कहता है कि जिस किसी ने भी वेंशु को इस तरह से मारा है ज़रूर उसकी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी होगी उससे। फिर वो तीनों लंच के लिए जाने लगते हैं। लैन शिचेन उनसे कहता है कि वो भी उन सब के साथ चलना चाहेगा क्योंकि लान वांगजी काफ़ी टाइम से अपने भाई को इग्नोर कर रहा था। यह सुनकर निये मिंगजुए वांगजी से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे तुम कितना भी बिजी क्यों ना हो। लैन शिचेन अपना हाथ जियांग चेंग के कंधे पर रख लेता है। जियांग चेंग और लैन शिचेन रिलेशनशिप में थे, ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था, लेकिन अभी तक किसी को ये बात पता नहीं थी सिर्फ वांगजी को छोड़कर। वांगजी अपने भाई और जियांग चेंग को देखकर सोचता है कि अगर वेंग को ये बात पता चल जाती तो वो कैसे रिएक्ट करता। ये सोचते ही वांगजी फिर से अपने वेंग की यादों में खो जाता है। एक छोटे से रेस्टोरेंट में सबने लंच किया। निये मिंगजुए सबसे कहता है कि एक अफवाह फैल रही है जिसे पता करने के लिए हमें अंडरकवर काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि हो सकता है अफवाह झूठी भी हो, पर हमें पता तो करना ही होगा ना। वेंग के मिसिंग होने के बाद से अब जियांग चेंग वांगजी के साथ एज अ पार्टनर काम करता था। जियांग चेंग निये मिंगजुए से कहता है कि मैं और लैनज़ेन बार में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लैन शिचेन जियांग चेंग को टीस कर रहा था। वांगजी ये सब देख रहा था। फिर वो अपनी लेदर जैकेट हाथ में उठाकर रूम से बाहर जाने लगता है। वो अपने भाई से कहता है कि वो जियांग चेंग को और टीज़ ना करे वरना जियांग चेंग का दिमाग काम नहीं करेगा। लैन शिचेन वांगजी और जियांग चेंग को बाय बोलता है। वो दोनों रेड लाइट एरिया की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ एक बार में वांगजी और जियांग चेंग पहुँचते हैं। बार में बहुत ज़्यादा लाइट्स चमक रही थीं। वहाँ पर कई सारी सेक्स वर्कर्स भी थीं जो उन दोनों को परेशान करने लगी थीं, लेकिन जियांग चेंग और वांगजी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते।
इस बार के बारे में मैंग याओ ने ही उन्हें बताया था और ये बार वेंस के नाम पर ही था। लेकिन जियांग चेंग और वांग ज़ी के पास अभी सारे सबूत नहीं थे, सिर्फ एक फ़ोटो के जिसमें वेंशु उस बार में आता हुआ दिखा था। बार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जियांग चेंग वांग ज़ी को देखकर हंसते हुए कहता है कि वांग ज़ी, ऐसा फेस मत बनाओ। वो दोनों बार में सर्च करने लगते हैं। तभी एक बारटेंडर वांग ज़ी से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। वांग ज़ी रिप्लाई देते हुए बारटेंडर से कहता है कि क्या उसे सबके फेस याद रहते हैं जो भी उस बार में आता था। वो बारटेंडर हंसते हुए वांग ज़ी से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जितना प्रिटी फेस और हैंडसम पर्सन किसे नहीं याद रहेगा। वांग ज़ी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन ये ज़रूर पूछता है कि ड्रग्स कहाँ मिलेंगे। वो बारटेंडर वांग ज़ी के बिल्कुल नज़दीक चला जाता है। वांग ज़ी खुद को कंट्रोल करता है, बस उसको पंच नहीं करता क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उससे। वो बारटेंडर वांग ज़ी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वांग ज़ी ये सब सहन नहीं कर पाता और वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन वो बारटेंडर वांग ज़ी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो वांग ज़ी से कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी ड्रग्स लेकर आता हूँ। फिर वो कुछ देर बाद वांग ज़ी के लिए एक वाइट पाउडर का पैकेट लेकर आता है। लान वांग ज़ी अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के देने लगता है, लेकिन बारटेंडर उसको मना कर देता है। तभी वांग ज़ी की नज़र पॉकेट पर लगे लोगो पर पड़ती है। वो लोगो वेंस का था। वो बारटेंडर जब इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि हाँ, ये बार वेंस का है और इसको उनका ही एक हीयर चलाता है। ये सुनकर वांग ज़ी वेंशु का नाम लेता है। बारटेंडर सोचता है कि वांग ज़ी को वेंशु का नाम कैसे पता। वांग ज़ी रिप्लाई देते हुए कहता है कि उसने वेंशु के बारे में न्यूज़ में सुना था और ये कि अब वो डेड हो चुका है। बारटेंडर वांग ज़ी की ये बात सुनकर कहता है कि बेचारा, किसी ने उसका फेस भी पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। वांग ज़ी ये सुनते ही उससे पूछता है कि ये किसने किया होगा। बारटेंडर अपने एल्बोज़ को काउंटर पर रखते हुए कहता है कि ऐसी एक अफवाह है कि एक ग्रुप है जिसने कुछ महीनों से वेंस को काफ़ी परेशान कर रखा है। कोई नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं या उनका क्या पर्पस है। बारटेंडर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि शिप में जो एक्सप्लोजन हुआ और वेंशु की जो डेथ हुई, वो ग्रुप ही इन सब के लिए ज़िम्मेदार है। वो कहता है कि वेन चाओ की गर्लफ्रेंड को भी मार दिया गया। वेंशु का बेटा मिसिंग है और उसका कुछ भी नहीं पता। वेन रोहान का जो वेयर हाउस था जहां स्मगल्ड गुड्स रखे जाते थे, उसे भी जला दिया गया। वांग ज़ी ये सब सुनकर बारटेंडर से पूछता है कि क्या उसे किसी पर शक है। बारटेंडर कहता है कि नहीं। वो कहता है कि ये ग्रुप इतनी चोरी और छुप के काम करता है कि लोग उन्हें घोस्ट कहकर बुलाते हैं। जियांग चेंग भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुका था। ये देखकर वांग ज़ी बारटेंडर को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बारटेंडर वांग ज़ी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वांग ज़ी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगली बार जब वो वहाँ आएगा तब वो अपना नाम बता देगा। वांग ज़ी जियांग चेंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। नी मिंगजुए वांग ज़ी और जियांग चेंग से कहता है कि इसका मतलब हम सब एक ही कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि एक घोस्ट है जो ये सब कर रहा है। जियांग चेंग कहता है कि अगर उसकी मुलाकात घोस्ट से हुई तो वो उसे थैंक यू ज़रूर बोलेगा, क्योंकि उसने हम पुलिस वालों से कहीं ज़्यादा काम किया है वेंस को ख़त्म करने में। ये सुनकर नी मिंगजुए कहता है कि फिर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सबसे कहता है कि हमें घोस्ट को पकड़ना ही होगा हर हाल में। ये सुनकर मैंग याओ कहता है कि क्या हम घोस्ट को पकड़ पाएंगे, क्योंकि वेंस भी उसको नहीं पहचानते, तो फिर हम क्या कर पाएंगे इस केस में। नी मिंगजुए रिप्लाई देते हुए कहता है कि जो कंक्लूजन निकला है उससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि घोस्ट पियर के पास ही काम करता है, इसलिए हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वो वांग ज़ी और जियांग चेंग से कहता है कि अच्छा रहेगा हम अंडर कवर होकर काम करें, क्योंकि अगर घोस्ट को हमारे बारे में पता चल गया तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा और अपना काम करने लगेगा। लान वांग ज़ी ये सब सुनकर वेइंग के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसने वेइंग को पियर पर ही खोया था।
उस प्लेस ने वांगजी को वो सारी दर्द भरी यादें वापस से याद दिला दी थी। इस सब के बाद वांगजी और जियांग चेंग वापस से लैंस रेसिडेंस पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लैन शीचेन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ डिनर करेंगे। जब डिनर ख़त्म होने वाला था तब वो दोनों लैन शीचेन से कहते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है पियर के बारे में। लैन शीचेन जियांग चेंग के साथ लवी डवी होने लगा था। ये सब देखकर वांगजी वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। लान वांगजी अपने क्लोथ्स निकालता है और वार्म शावर लेता है। नहाने के बाद वो अपने स्लीपिंग टाइम के क्लोथ्स को पहनता है और अपने बैकपैक में से एक पुरानी नोटबुक निकालता है जो थोड़ी सी फटी हुई थी, जिस पर ब्लैक इंक से वे वुशियान लिखा था। जब पहली बार निये मिंगजुए ने अनाउंस किया था कि मेंगियाओ वे वुशियान की जगह लेगा, तब वेइंग की डेस्क खाली की जा रही थी। उस टाइम वांगजी ने वेइंग की एक नोटबुक निकाल ली थी। उसे ये नहीं पता था कि क्यों उसकी नज़र उस नोटबुक पर गई थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वेइंग ने खुद उस नोटबुक में लिखा था। वांगजी को तो ये भी याद नहीं था कि उसने वेइंग की नोटबुक भी ली थी, अगर उसने मॉर्निंग में अपना बैकपैक चेंज न किया होता। अब फाइनली वांगजी के पास टाइम था उस नोटबुक को चेक करने का। वांगजी आराम से अपने बेड पर बैठता है और नोटबुक को ओपन करता है। ये नोटबुक वेइंग हमेशा अपने साथ ही लेकर चलता था। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स थे, लेकिन उसमें सॉन्ग्स की लिरिक्स भी थी और ग्रॉसरीज वगैरह भी लिखी हुई थी। वांगजी बहुत ध्यान से नोटबुक में लिखे एक एक वर्ड को पढ़ रहा था। वांगजी इस उम्मीद में भी नोटबुक को पढ़ रहा था कि हो सकता है वेइंग ने अपने वापस आने के बारे में कुछ लिखा हो, तो वांगजी पूरी कोशिश करेगा अपने वेइंग को वापस लाने में। तभी वांगजी एकदम से शांत हो जाता है। उसे याद आता है कि वेइंग तो वो नोटबुक हमेशा अपने साथ लेकर चलता था ना, तो वो नोटबुक फिर ड्रॉअर में कैसे मिली। ये सोचते ही वांगजी जल्दी जल्दी नोटबुक के पेजेस को पलटने लगता है ताकि उसे उसके क्वेश्चन का जवाब मिल सके, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता। तभी वांगजी को नोटबुक के कवर में एक पेपर मिलता है। जब वांगजी उसे बाहर निकालता है तो उसमें उसे खुद की एक पिक्चर दिखाई देती है जो वेइंग ने खुद अपने हाथों से बनाई थी एकेडमिक ईयर्स में। वेइंग ने लैंज़ेन से कहा था कि लैंज़ेन शियानशिया मैनहुआ का मेन कैरेक्टर जैसा दिखता है, इसलिए वेइंग ने वांगजी की एक फ़ोटो लंबे बालों में फूल लगे हुई बनाई थी। वांगजी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वेइंग ने वो फ़ोटो अपने पास क्यों रखी थी और क्यों वेइंग ने टॉप राइट कॉर्नर में वांगजी का बर्थ नेम लिख रखा था। वांगजी को उस पिक्चर को देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसने वांगजी के दिल में जो ज़ख्म थे उनको फिर से हरा कर दिया था। वो उस पिक्चर को वापस से अपनी जगह पर रख देता है और फिर उसे किस करता है। वांगजी धीरे से विस्पर करते हुए कहता है कि वेइंग, आई मिस यू। कहाँ हो तुम वेइंग। जियांग चेंग और वांगजी रात के 12 बजे पियर पर पहुंचते हैं। वो सब छुप जाते हैं ताकि कोई उनके बारे में जान ना सके। जियांग चेंग वांगजी के बगल में खड़ा स्मोक कर रहा था। वो लोग स्मगलर्स को पकड़ना चाह रहे थे उस रात, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उनके पास कोई वारंट नहीं था। वांगजी जियांग चेंग से कहता है कि हमें नीचे चलना चाहिए। ये सुनकर जियांग चेंग हाँ कर देता है। तभी पियर पर जितनी लाइट्स जल रही थी वो सारी बंद हो जाती हैं। ये देखते ही वांगजी अपनी गन को बाहर निकाल लेता है। वांगजी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था उस अंधेरे में। तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ। वहाँ के सारे वर्कर्स चिल्ला रहे थे और अपनी गन्स चला रहे थे उन सब पर जिन्होंने उन वर्कर्स पर अटैक किया था। लान वांगजी जानता था कि अगर वो अभी नीचे गए तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वह इमरजेंसी लाइट की तरफ जाने लगता है ताकि उसे प्रॉपर्ली दिखाई दे सके। वांगजी जियांग चेंग की आवाज़ भी नहीं सुनता। वांगजी जब क्रेन की हेल्प से ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो उधर
इधर उधर देखने लगता है कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाए। जब नीचे लोगों का शोर कुछ कम होता है तो वांगजी को बिल्डिंग की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। एक ब्लैक फिगर अंधेरे में वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वांगजी को पता था कि वो पर्सन उसकी गन की रेंज से बाहर है, लेकिन उसकी कोशिश थी कि किसी तरह उस पर्सन का ब्लड सैंपल मिल जाए ताकि पता करा जा सके कि आखिरकार वो है कौन। वांगजी अपनी गन फायर कर देता है। वैसे तो वो गन शॉट खतरनाक नहीं था उस ब्लैक फिगर के लिए, लेकिन गन से निकली वो बुलेट उस पर्सन के हाथ पर लग जाती है और बुलेट लगने के बाद वो पर्सन वहाँ से भागने लगता है। वो पर्सन काफ़ी दूर था वांगजी से, इसलिए वांगजी उसे पकड़ भी नहीं पाया और वो ब्लैक फिगर अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई। जियांग चैंग भी वहां पहुंच चुका था और वो वांगजी से पूछता है कि क्या तुमने उन्हें देखा। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि उसने अपनी गन से उन्हें घायल कर दिया है। ये कहकर वो अपनी गन वापस अपनी जगह पर वापस रख लेता है और नीचे जाने लगता है। लाइट जब वापस आई तो नीचे का सीन बहुत ही भयानक था। चारों तरफ बॉडीज़ पड़ी हुई थी और ब्लड भी। जो बच गए थे उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी। जियांग वैनियन मेडिकल स्टाफ को कॉल करते हुए तुरंत वहाँ बुला लेता है। लान वांगजी दोबारा से रूफटॉप पर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे जियांग वैनियन भी जाता है। लान वांगजी को ब्लड की कुछ बूंदें ज़मीन पर पड़ी मिलती हैं। जियांग चैंग ये देखकर वांगजी से कहता है कि हमें तुम्हारे भाई लैन शीचेन को यहाँ बुलाना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। वांगजी को वहाँ पर और कुछ नहीं मिलता, लेकिन कम से कम अब एक सस्पेक्ट के बारे में तो वो पता ही कर सकते थे। लैन शीचेन कुछ ही देर में अपनी फोरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और अपने जूनियर्स से ब्लड कलेक्ट करने के लिए कहता है। ये कहकर वो वांगजी के बगल में खड़ा हो जाता है। वांगजी अपने भाई से पूछता है कि क्या वो ब्लड सैंपल से पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। लैन शीचेन आंसर देते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वो वांगजी से पूछता है कि क्या वांगजी घर आएगा। वांगजी हाँ में अपना आंसर देता है। ये सुनकर लैन शीचेन वांगजी से कहता है कि वैनियन को भी अपने साथ ले आना, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगा। लैन शीचेन टेबल पर एक फ़ोल्डर रखता है और कहता है कि आप सबको यकीन नहीं होगा कि छत पर किस पर्सन का ब्लड मिला है। नियमिंग जो है फ़ोल्डर को ओपन करता है और रिज़ल्ट देखकर शॉक्ड रह जाता है। जियांग वैनियन तुरंत वो फ़ोल्डर अपने हाथ में ले लेता है और रिपोर्ट को पढ़ता है। जियांग वैनियन के हाथ कांपने लगते हैं वो रिपोर्ट पढ़कर। वांगजी ये सब देख रहा था। वो तुरंत ही फ़ोल्डर अपने पास ले लेता है। उस पर्सन का नाम देखकर वांगजी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका वहाँ पे नाम कैसे था। एक उम्मीद जो इतने सालों से उसने अपने दिल में रखी हुई थी, वो आज सच साबित हुई थी। वो कोई और नहीं, उसका वेइंग था। वो ब्लड सैंपल, वो ब्लड की बूंदें सारी वेइंग की तरफ ही इशारा कर रही थी। उसका वेइंग ज़िंदा था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।